तो हम बेंगलुरु में हैं और हमारे साथ अभिषेक कपूर जी हैं जो सीईओ हैं पूर्वांकरा डेवलपर्स में, पूर्वांकरा लिमिटेड में, और काफी कुछ बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि पूर्वांकरा आम रियल एस्टेट डेवलपर से किस तरह से अलग करती है, फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है, करंटली अभी इनका Q4 रिजल्ट आया था FY23 का, वो कैसा रहा, उसके बाद आगे की क्या योजनाएं हैं और अगले रिजल्ट के लिए क्या कुछ लक्ष्य इन्होंने तय किए हैं। तो सबसे पहले अभिषेक जी बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला और बुनियादी सवाल यही है कि हमने FY23 का 4th क्वार्टर का रिजल्ट आपका देखा, 31,7 करोड़ ये करेक्ट डेटा आपने बताया, ये तो हमने देखा 29% की ग्रोथ है। उसके अलावा हमने एप्रिसिएशन देखा, वो भी करीब 14% का, उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली है। कितने सेटिस्फाइड हैं आप इस ग्रोथ से? 2250 करोड़ से ज्यादा का जो हमारा कलेक्शन है, उस तरह का कलेक्शन किसी ने किया नहीं है मार्केट में। उसका मतलब यह है कि आपका बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है, सेल्स का नंबर स्ट्रांग है, अप्रिसिएशन है, मतलब कस्टमर अप्रिशिएट कर रहा है। लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं है, आगे हम इसी जोर से और जोर से कोशिश करेंगे ग्रोथ लाने की। ठीक है, एक लिस्टेड कंपनी के लिए क्वार्टर रिजल्ट बहुत अहमियत रखते हैं, हालांकि रियल एस्टेट में एक क्वार्टर में कुछ बहुत बड़ा बदलाव होता नहीं है। तो मैं अगले क्वार्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अगले क्वार्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक पूरे विजन की बात कर रहा हूं कि ग्रोथ आप अगले सालों में, आने वाले सालों में पाइपलाइन में क्या प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए क्या तैयारी है, क्या विजन लेकर चल रहे हैं, और ग्रोथ आप अगले 5 साल में अपनी कैसे देख रहे हैं? जी, अच्छा सवाल है। देखिए, हमारा जो टोटल पोर्टफोलियो है वो 50 मिलियन स्क्वायर फुट से ज्यादा है। पिछले साल हमने उसमें से 6 मिलियन स्क्वायर फुट ऐड किया है। अगले साल, मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो प्लान है, वो उसमें 14 मिलियन स्क्वायर फुट हम ऐड करेंगे। अगर आप खाली ये दो देखें, हम आगे की बात नहीं कर रहे हैं, जिसमें बाकी का भी जो हमारा प्रोजेक्ट है उस पर काम शुरू है और हम उसको मार्केट में लेके आएंगे। अगर आप सिर्फ ये 2 करोड़ स्क्वायर फुट की बात करें, ये 2 करोड़ स्क्वायर फुट, और जो हमारा पूरा पहले का जो लॉन्च प्रोजेक्ट है, जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है, उसका आप बात करें, ये टोटल मिला के इसका रेवेन्यू पोटेंशियल करीब 25,000 करोड़ का बनता है। तो ये 25,000 करोड़ का जो रेवेन्यू पोटेंशियल है वो अगले से 3-4 साल 5 साल में आएगा। और इसमें मैं ये नहीं काउंट कर रहा हूं कि आगे इस साल के बाद अगले साल हम फिर लॉन्च करेंगे, उसके अगले साल हम फिर लॉन्च करेंगे। ये गोइंग कंसर्न है, एक गोइंग बिजनेस है। तो ये तो जहां तक नंबर का सवाल है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन अगर आप विजन की बात करें तो हमारा विजन एक सिंपल स्टेटमेंट में डिफाइंड है, वो 10 वर्ड से लेस स्टेटमेंट है, जिसमें हम कहते हैं कि we want to build a sustainable world where people can live their dreams. So इसमें आप अगर 3-4 चीजें हैं मेनली, सस्टेनेबिलिटी है, बिल्ड अ वर्ल्ड मतलब स्केल है, पैशन है बिकॉज पीपल आर इन्वॉल्व। और पीपल हम जब डिफाइन करते हैं, फॉर पीपल टू लिव देयर ड्रीम्स, तो हम पीपल डिफाइन करते हैं, तो हम पीपल के अंदर एम्प्लॉई, कस्टमर, हर स्टेक होल्डर, वेंडर, इन्वेस्टर, फाइनेंशियल पार्टनर, आप किसी की भी बात करें, हर आदमी का एक इन्वॉल्व, इट्स एक्चुअली अबाउट पीपल। तो पीपल को लेकर के है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ड्रीम, कि आप क्या कर रहे हैं कि जिससे भी आप टच करें, जिस चीज को और जिस इंसान को आप मिले, आपने उनकी ड्रीम में कैसे कंट्रीब्यूट किया। ये हमारा अपना एक विजन स्टेटमेंट है। तो उस डायरेक्शन में काम करते हुए हम जो भी करेंगे वो पैशन के साथ, और नंबर 1 क्वालिटी की तरफ। हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है, हमारा कंपटीशन खुद से है। हर साल हम अपने आप से कॉम्पीट करेंगे कि पिछले साल हमने ये किया, अगले साल हम इसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल, एक चीज हमने देखी है कोविड टाइम में, कोविड एरा में, कि लग्जरी प्रॉपर्टी में काफी कुछ ज्यादा डिमांड अचानक बढ़ी है। उसके दूसरी ओर हम देखते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग, मिड सेगमेंट हाउसिंग थोड़ा सा कमजोर पड़ा है, अफोर्डेबल तो ज्यादा कमजोर पड़ा है। तो आपका आगे टारगेट या फोकस हम कहें लग्जरी की तरफ रहेगा, मिड सेगमेंट या अफोर्डेबल में रहेगा? सो जहां तक पूर्वांकरा का सवाल है और प्रोविडेंट का सवाल है, टोटल बिजनेस में से करीब 35% बिजनेस रेसिडेंशियल का पूर्वांकरा से आएगा, जिसमें लग्जरी और अपर और प्रीमियम सेगमेंट आएगा, और जो हमारा मिडिल इनकम है वो प्रोविडेंट में आता है, वो करीब 35% बिजनेस रहेगा, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो मिडिल इनकम टारगेट है। उसके अलावा हम पूर्वा लैंड से करीब 20% बिजनेस लाएंगे,
और कमर्शियल से अबाउट 10%। सो अगर आप देखें 35, 35, 20 एंड 10 ये नॉर्मल ब्रॉड ब्रेकअप है। ज्योग्राफी वाइज अगर आप देखें बिजनेस में तो आज हमारा लार्ज डोमिनेशन साउथ में है, लेकिन टारगेट ये है कि हम वेस्ट में पूना बॉम्बे में इस बिजनेस को काफी स्केल अप करेंगे इन टाइम्स टू कम। सो क्लियरली उससे जो रियलाइजेशन हो एवरेज वैल्यूज हैं वो काफी चेंज होगी। हमें पिछले साल अब देखें 4 मिलियन स्क्वायर फुट हमने बेचा है। 4 मिलियन अगर हम बॉम्बे में बेचते तो बात ही अलग होती थी। तो आइडिया ये है कि हम अपने बिजनेस को एक ब्रॉडर बेस पे बिल्ड कर रहे हैं और कॉन्सेप्चुअली ऑल कैटेगरीज पे फोकस है, लेकिन परसेंटेज ब्रॉड ब्रेकअप ये रहेगा। ठीक है, एक और सवाल मेरा ये बनता है कि आमतौर पर हम देखते हैं जो कंज्यूमर होता है उसका फोकस प्राइस पर और लोकेशन पे होता है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जैसा आपने बताया कि आपके सारे प्रोजेक्ट आईजीबीसी सर्टिफाइड हैं, जिसकी शायद आज हमें जरूरत पड़ रही है कि प्रोजेक्ट का सस्टेनेबल होना, ग्रीन बिल्डिंग होना बहुत जरूरी है। तो ग्रीन बिल्डिंग की ओर आपका फोकस कितना ज्यादा है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए हम जो चेंज कर रहे हैं वो फंडामेंटल है नेचर में, उसमें थोड़ा समय लगता है, एफर्ट लगता है, लेकिन जो सस्टेनेबिलिटी का गोल है वो हमें ये रियलाइज हुआ कि हम सिर्फ कमर्शियल की बात करते हैं, लेकिन जो कमर्शियल रियल एस्टेट होता है वर्सेस जो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट होता है, रेजिडेंशियल का इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है, क्योंकि वॉल्यूम अगर आप कंपेयर करें हर 1 लाख स्क्वायर फुट के कमर्शियल के पीछे आप समझ लीजिए करीब करीब कम से कम 10 लाख स्क्वायर फुट रेजिडेंशियल बनता है नया। तो उसका मतलब क्या हो गया कि अगर 1000 लोग हैं तो एक आदमी 100 स्क्वायर फुट ऑफिस में ऑक्यूपाई करता है और घर पे 1000 स्क्वायर फुट ऑक्यूपाई करता है। ब्रॉड नंबर बोल रहा हूँ, ये कुछ 7 टाइम्स 8 टाइम्स भी होता है, एवरेज आउट होता है, कुछ लोग छोटा कर लेते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि रेजिडेंशियल का इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। तो हमें ये रियलाइज हुआ कि अगर हमको कुछ सिग्निफिकेंट करना है एज एन ऑर्गेनाइजेशन तो सस्टेनेबिलिटी हमारे लिए एक बहुत क्लियर गोल रहेगा। उसमें ये एक स्टेप है जिसमें हमने आईजीबीसी रेसिडेंशियल में कोई कंपलसरी नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है, कोई कस्टमर भी नहीं पूछता है। एक्चुअली ये हमारा खुद का इनिशिएटिव है, हमारा खुद का कॉन्शियस है, हमारा खुद का टारगेट है कि हम उस डायरेक्शन में बढ़ेंगे। तो आईजीबीसी सर्टिफिकेशन हमने सारे प्रोजेक्ट्स के लिए शुरू कर दिया है। एक दूसरा हमने क्या किया है कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन हर डिपार्टमेंट, हर वैल्यू चेन जो होती है ना, आप जैसे देखें डिजाइन से लेकर डिलीवरी तक एक वैल्यू चेन होती है किसी भी रियल एस्टेट कंपनी की। उस वैल्यू चेन के अंदर हमने चैंपियंस बनाए हैं कि आप सस्टेनेबिलिटी को लेकर क्या इनिशिएटिव लेंगे इस साल, जिससे आपका कार्बन फुटप्रिंट एज ए कंपनी एंड एज ए डेवलपमेंट वो कम होता नजर आएगा। आप क्या नया मटेरियल लाएंगे या आप कैसे उसको डिजाइन करेंगे जिसमें शायद पावर की कम कंजम्पशन हो, आप सोलर पैनल कर सकते हैं, आप कई तरह के इनिशिएटिव कर सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट में कई सारे इनिशिएटिव हैं, साइट पे आप मटेरियल कहाँ से ला रहे हैं वो कई इनिशिएटिव है, क्योंकि अब अगर आप बहुत दूर से मटेरियल ला रहे हैं उसका मतलब ये है कि उसमें डीजल जल रहा है, उसका भी कार्बन फुटप्रिंट है। तो जो सोच है वो प्रोक्योरमेंट लीजिए या डिजाइन लीजिए या कस्टमर सर्विस, हर जगह से विचार ये हो रहा है कि इसको ज्यादा से ज्यादा इनिशिएटिव लेके सस्टेनेबल कैसे बनाएं। सो ये गोल हमारा, ये इवॉल्विंग गोल है। देखिए जैसे जैसे मार्केट इवॉल्व होगा हम भी लर्न करेंगे और पूरा कोशिश करेंगे कि वी क्रिएट न्यू बेंचमार्क। कितना डिफरेंस आता है ट्रेडिशनल रियल एस्टेट के कंस्ट्रक्शन में और ये नई टेक्नोलॉजी और नई चीजों को यूज करते हुए? देखिए अगर आप एशिया में स्पेशली जहाँ पे नया लार्ज वॉल्यूम का डेवलपमेंट हुआ है, स्पेशली ये जैसे मैं मिडिल इनकम डिफाइन कर रहा था उस कैटेगरी में, सिंगापुर में मैक्सिमम डेवलपमेंट प्रीकास्ट में हुआ है, मलेशिया में बहुत डेवलपमेंट प्रीकास्ट में हुआ है, लेकिन इंडिया में ये टेक्नोलॉजी को नहीं अडेप्ट किया गया है। देखिए किसी भी टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने में पहले उसकी लर्निंग करनी पड़ती है और उसको समझना पड़ता है कि आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे क्वालिटी में। तो इसका एक स्पेसिफिक एग्जांपल देता हूं। पहले ना हम जब कास्ट इन सीटू करते थे, कंस्ट्रक्शन करते थे, कोई भी स्लैब आप कास्ट करते थे तो उसमें लकड़ी लगती थी, उसके बाद उस लकड़ी का वेस्ट होता था, उसमें समय लगता था, और जितना ज्यादा समय लगता है उतना बड़ा कार्बन फुटप्रिंट है। हर चीज जो आप सोच रहे हैं वो कार्बन फुटप्रिंट के बारे में सोच रहे हैं, और कितना आपको उसके ऊपर वेस्टेज हो रहा है आप उसके बारे में सोच रहे हैं। प्रीकास्ट में क्या होगा? प्रीकास्ट में आपका एक सांचे में ढालना है, आपका कोई लकड़ी नहीं लग रही है, कोई वेस्टेज नहीं हो रहा है, आपको सुपर एफिशिएंट तरीके से, सेफेस्ट तरीके से क्रेन से उठा के उसको, जैसे हम लेगो खेलते हैं ना वैसा, हालांकि इतना सिंपल नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन आप देखिए अगर उसको, तो
एक ही फैक्ट्री में कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, आप उसको मैनेज कर रहे हैं, उसमें स्पीड, मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वालिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जिसमें आप वेस्टेज नहीं कर रहे हैं। जहां वेस्टेज का सवाल आता है आपको उसको कंट्रोल करना होता है। तो जो ये मिड इनकम हाउसिंग है, इसका विजन टाइम्स टू कम, इंडिया इज अ बिग कंट्री, हमारा जो डिमांड होगा वो इतना बड़ा होगा और है, एक्चुअली है कि इसको अगर हम आगे के समय में फुलफिल करना है तो हमें टेक्नोलॉजी ऐसी यूज करनी पड़ेगी जिसमें आप उसको हाई स्पीड से, हाई क्वालिटी से, मिनिमम इम्पैक्ट के साथ कर सकें। तो हमारा जो ये काम है, जो हमने फैक्ट्री सेटअप की और जो ये एफर्ट डाला है, और इनफैक्ट फर्स्ट फेज हमारा प्रोजेक्ट का करीब 1000 घर का डिलीवरी आज की डेट में हम कर रहे हैं, वो पूरा एफर्ट इसी डायरेक्शन में है कि इसको अब हम नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाएं। इनफैक्ट जो हमारी कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस है स्टारवर्क, उन्होंने ये पूरा सेटअप किया। इंटरनल हमारा स्टार्ट इनिशिएटिव इंटरनली हुआ था, पहले आप खुद पे एक्सपेरिमेंट करिए, फिर आप बाकी लोगों के ऊपर जाकर के उसको बताइए कि भाई ये बेनिफिट है और ये डेमोन्स्ट्रेट करिए कि क्या क्वालिटी है। तो आज उनका गोल ये है कि वो अलग अलग रीजन्स में इस प्रोडक्ट को, इस मेथोडोलॉजी को, इस डिजाइन को, इस थॉट प्रोसेस को लेके जा सकें। तो चाहे दिल्ली हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे पूना हो, किसी भी मार्केट में अगर किसी को प्रीकास्ट डेवलपमेंट करना है तो वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। ये खाली हम अपने लिए नहीं कर रहे, हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि इंडस्ट्री को आज क्या चाहिए, डिमांड और इश्यू और चैलेंजेस क्या है, और हम किस तरह से उस पर एनवायरमेंट का के ऊपर उसका इम्पैक्ट होने वाला है। तो हमारा कोशिश है कि जहां पे हम वैल्यू ला सकते हैं, सबके लिए वैल्यू आनी चाहिए। फाइनली एक और सवाल कि स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है आपकी, विजन लॉन्ग टर्म विजन है, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी तो होंगे, कुछ चुनौतियां भी तो होंगी। ओवरऑल कंपनी को देखते हुए वो कौन सी चुनौतियां हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं, जिन्हें बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, चुनौती ये है कि किसी भी विजन को अचीव करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने के लिए और एक किसी स्केल को अचीव करने के लिए आपको ब्रिक बाय ब्रिक जाना पड़ता है, उसको सस्टेन करना पड़ता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है और परसिस्टेंट रहना पड़ता है। चुनौती मार्केट से आ सकती है इंटरेस्ट रेट के रूप में, चुनौती लोगों से आ सकती है एट्रिशन के रूप में, चुनौती डिमांड साइड से आ सकती है, चुनौती कई आ सकती है, गवर्नमेंट के पॉलिसी चेंज से आ सकती है। चुनौतियां तो रहेंगी, लेकिन आपका अगर विजन और फोकस राइट है और आपने ब्रिक बाय ब्रिक आपके फाउंडेशन को स्ट्रांग रखा है एंड अगर आपका डायरेक्शन राइट है, तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नहीं अचीवेबल है। तो जहां तक कंपनी का सवाल है, मुझे लगता है कि हम एक राइट डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन होल्ड करना जरूरी है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।